नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर की, जिसने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी दी है। और वो धमकी भरा जो ऑडियो था वो काफी वायरल हुआ है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उस गैंग मेंबर ने पप्पू यादव से क्या कहा है। अपशब्द तो थे ही, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली कोट करके बताऊं जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, उसमें वो गैंग मेंबर लॉरेंस बिश्नोई का कहता है कि ध्यान से बात सुन। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल का जैमर बंद करवाकर कॉन्फ्रेंस से तुझे कॉल करवाई थी, लेकिन तूने फोन नहीं उठाया। एक तो हो गया तेरा निवास और अब गिनती चालू कर दे। एक घर है तेरा दुपल्ली के हाउस पार्क में, दूसरा अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी में, तीसरा गुरदास मुथैया की अपार्टमेंट बिल्डिंग, चौथा पटना का घर जहां तू नजरबंद था, छठा घर है जन अधिकार लोक सेवा का पार्टी ऑफिस, सातवां राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास, और नौवा आरा गुप्ता जनरल स्टोर के पास का घर, बरतांडा परमानपुर का घर और पूर्णिया के विधानसभा क्षेत्र का तेरा घर। अब घूम, अब कहां घूमेगा। इस यानी कि वो ये बता रहा है कि उसने काफी रेकी कर ली है और रेकी करके अब वो पप्पू यादव की जान के पीछे पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक बात जो उसने बोली वो वाकई में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को वाकई में केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो इतना ज्यादा संरक्षण दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा उसने क्या कहा है। उसने ये कहा है कि तुझे प्यार से समझाया था कि भाई से बात कर ले। भाई ने जेल का जैमर बंद करवाकर तुझे फोन करवाया और तूने फोन नहीं उठाया। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई है। अच्छी भली सुलह हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके तेरी अकड़ नहीं खत्म हो रही है। यानी कि वो ये पप्पू यादव से ही कह रहे हैं कि भाई हमने तो तुम्हारी जान बख्शने के लिए तुम्हारी मदद की और तुम्हारे लिए जैमर रुकवाया, और लेकिन तुमने बात नहीं सुनी। लेकिन इसके बाद वो क्या कहता है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई फोन पर जब बात करता है तो जैमर रुकवाकर लोगों से बात करता है और उसकी एक कीमत है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसी ऑडियो क्लिप में वो ये कह रहे हैं, एक तो गलती तेरी और ऊपर से दिखा रहा है कि तेरी कोई गलती नहीं है। हमने तुझे बड़ा भाई बनाया और तूने फोन नहीं उठाया। तुझे पता है कि जेल का जैमर 10 मिनट बंद कराने के लिए 1 मिनट के लाख रुपए लगते हैं। मजाक समझ रखा है क्या तूने? क्या जवाब दूं कि तुझे बड़ा भाई बना लिया था मैंने और बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, शर्मिंदा करवा दिया। हमने तुझसे कोई मांग की थी क्या? उल्टा तेरी जान बख्श दी थी। तूने क्यों उल्टा बोला था? एक बार लॉरेंस भाई से बोल देता कि न्यूज वालों ने उल्टा कर दिया, काट कर भेज दिया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मसला सुलटा लेना। यानी कि जैमर को रुकवाने का काम करके लॉरेंस बिश्नोई जिससे चाहता है वो बात कर सकता है, जिससे चाहता है वो उसको धमकी दे सकता है। और अब ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव की बारी है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई का जो मनोबल है इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको पूरी तरह से संरक्षण मिला हुआ है। जैमर वो जब चाहे वो जेल का बंद करा सकता है। हमारे साथ तीन बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विभूति नारायण राय है जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दीपक कोचगवे जी वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर। अनिल जी आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा मैं राय साहब से शुरू करूंगी कि राय साहब, जो ये ऑडियो इसका वायरल हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर का, उसका ये कहना कि 10 मिनट के लिए भाई ने जैमर रुकवा दिया था और 1 मिनट जैमर रुकवाने का कॉस्ट 1 लाख रुपए है। खबर तो असली ये है, पप्पू यादव को धमकी मिली, उन्होंने उस ऑडियो को वायरल कर दिया और एक तरीके से कह दिया भाई लॉरेंस बिश्नोई से हम डरते नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर है कि 1 मिनट जैमर रुकवाने का कॉस्ट 1 लाख रुपए, आखिर ये कैसे कर सकता था राय साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे अपराध जेलों के अंदर से संगठित होते हैं और जेलों के अंदर संचालित होते हैं। इस समय ये गुजरात की जेल में है। मुझे याद आ रहा है कि एक अतीक अहमद नाम का माफिया गैंगस्टर था इलाहाबाद का, वो भी गुजरात जेल में ही था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजरात भेज दिया था और वहीं से बैठ करके वो सब संचालन करता था। रंगदारी भी वसूलता था, अपहरण कराता था, हत्याएं ऑर्गेनाइज करता था, अहमदाबाद से बैठ के कराता था। तो ये भी कहीं गुजरात में ही है। तो ये कोई बहुत ऐसा ना इसे कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी धमकी दे सकता है, इस तरह का फोन कर सकता है। लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। मैं तो जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर, खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेल, ज्यादातर जो बड़े अपराध हैं वो यहीं से संचालित होते हैं, यहीं से
उनको गाइडेंस मिलती है, शूटर्स तय होते हैं, हथियार की सप्लाई होती है, और जो किडनैपिंग वगैरह के अपराध हैं वो जेलों के अंदर से बैठे हुए माफिया कराते हैं। और जाहिर है कि जब वो कराते हैं तो वो जेल का अमला भी उसमें इन्वॉल्व होगा, और जेल का अमला मुफ्त में क्यों करेगा? तो 1 लाख रुपए को वेरीफाई तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का मामला धीरे धीरे उलझता जा रहा है। आपने देखा होगा कनाडा सरकार ने भी इसका नाम लिया और कहा भारत सरकार की एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर रही थी। एक हत्या हुई निज्जर की कनाडा में, एक अमेरिका में हत्या की प्लानिंग की गई थी। अब उसमें क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता। ये स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है, सारे राज्य करते हैं। अगर भारत कर रहा होगा, हालांकि मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता और मुझे तो लगता है कि ये गलत ही होनी चाहिए सूचना, लेकिन अगर ये कर रहा था तो कोई बहुत आश्चर्य की बात भी नहीं होनी चाहिए। तो लॉरेंस का नाम वहां से भी आया है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए लॉरेंस को गुजरात जेल में क्यों रखा गया? इसके खिलाफ तो बहुत सारे अपराध अलग अलग प्रदेशों में हैं, और मैंने भी कहीं सीआरपीसी में एक प्रोविजन था, जो अब नई संहिता आई है सीआरपीसी की जगह, बीएनएसएस शायद उसका नाम है, चूंकि मैं भी उससे ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। उसमें भी प्रोविजन रखा गया है कि अगर सरकार चाहे तो किसी कैदी के जेल से बाहर जाने पर रोक लगा दे। उसकी सुरक्षा का खतरा है, वो भाग जाएगा, या वो बड़े अपराध वहां से बैठ के ऑर्गेनाइज कर लेगा। मतलब ये बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं, और कैदी को जेल के अंदर से बाहर निकलने से रोका जा सकता है। तो ये लॉरेंस को भी जेल से बाहर निकलने से, मतलब लॉरेंस खुद भी नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसे भी डर होगा कि पंजाब की पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस या बिहार की पुलिस कोई ले जाके उसे बाहर मार ना दे, कोई एनकाउंटर ना हो जाए। तो वो अब गुजरात जेल में ही रहना चाहता है, और उसके लिए सरकार ने आदेश दे रखा है कि इसे गुजरात से बाहर ना निकाला जाए। तो इस तरह की प्रिविलेज उसे क्यों दी गई है? ये जेन्युइन है या ये जानबूझ करके ऐसा किया गया है कि ये बाहर जाएगा, इसकी जान का भी खतरा है। प्लस सबसे बड़ी चीज है कि बाहर जाके आदमी बहुत कुछ बोलने लगता है। वो अलग अलग पुलिस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। जो लोग इसमें दिलचस्पी जिनकी होगी कि वो इसे जेल में ही रखे हैं, तो ये सबसे सहज और सबसे सुरक्षित तरीका है कि उसको जेल के अंदर ही रखा जाए, और वो भी गुजरात जेल में रखा जाए। तो लेकिन राय मैं साहब, देखिए कोई जी नहीं नहीं राय साहब, लेकिन जो ये दावे ये गैंगस्टर जो गैंग मेंबर है ये कर रहा है कि 1 मिनट जैमर रुकवाने का हमने 1 लाख रुपए लगता है, तो फिर क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसको लेकर छानबीन नहीं होनी चाहिए कि भाई जैमर रुकवाने का कौन पैसा ले रहा है? अगर 1 लाख रुपए का उसने दावा किया है, अभी तो इंटरोगेशन की बात है कि भाई इंटरोगेशन ही नहीं हो रहा है। कोई भी राज्य की पुलिस अगर चाहे तो वो लॉरेंस बिश्नोई को इंटरोगेट कर ही नहीं सकती। लेकिन अब ये नई चीज सामने आई है कि भाई वो जैमर भी रुकवाता है और 1 मिनट जैम करने का 1 लाख रुपए। तो आखिर इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसका सच तो सामने आए। और अगर ये पैसे भी दे रहा है तो किसके पास ये पैसे जा रहे हैं? जेल प्रशासन के पास, गुजरात सरकार के पास, या केंद्र सरकार के पास? देखिए, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कोई मुश्किल काम है जांच का, क्योंकि ये तो इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। जैमर कितने मिनट से कितने मिनट तक खराब रहा, नहीं काम कर रहा था, नॉन फंक्शनल था, ये तो पता लगाया जा सकता है। प्लस ये तो बिल्कुल। मान लीजिए अभी ऐसी चीज कह रहा है ना, जो जैमर जाम होने की बात है। बहुत सारे ऐसे आपको रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन मिलेंगे जो जेल के अंदर बैठ के कोई आदमी बाहर से कर रहा है। उसमें क्या कार्रवाई हुई, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। तो ये इसकी कह पुष्टि नहीं कर सकता मैं कि वहां 1 लाख रुपए रेट है, या 1 लाख रुपया कोई मांग ही रहा था। हो सकता है सिर्फ धमकी के लिए कह रहा हो, लेकिन इसे डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं नहीं, जेल में कैसे मांग सकते हैं। तो ये जांच होनी चाहिए। और जैमर अगर रुका है, 1 सेकंड के लिए भी जैमर रुका होगा, तो टेक्निकली ये तो तकनीक का मसला है ना। आपका टेलीफोन कितने मिनट से लेके कितने मिनट तक बंद रहा, या आप अपने फोन से देख सकते हैं, तो जैमर में पता लग सकता है। पर वो जांच कौन करेगा? जिसने उन्हें गुजरात के जेल में सुरक्षित रखा है वो बिल्कुल। जांच करना चाहेंगे, या हम्म। जेल के जो अधिकारी ये पैसा मांग रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का मैं जानता हूँ, उन सबको पॉलिटिकल पैटर्नेज होती है, राजनीतिक संरक्षण होता है, तभी वो जैसे कुछ जेल तो ऐसे हैं जहां बताया जाता है कि लाखों रुपया खर्च करके एक जेलर हम्म। या सुपरिंटेंडेंट जेल जो है वो अपनी पोस्टिंग कराता है। तो अहमदाबाद जेल में भी हो सकता है इसी तरह का धंधा चल रहा हो, लेकिन अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। इसकी जांच होनी जरूरी है, जैसा आपने कहा।
बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं दीपक जी के पास आती हूँ कि दीपक जी, अब पप्पू यादव की बात कर लेते हैं। अब पप्पू यादव ने ये पूरा ऑडियो वायरल करा दिया, बजाए और पहली बात तो जो वो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहा है कि वो कहता है कि पप्पू यादव तो फ़ोन लाइन पे नहीं है, उनका पप्पू यादव का वो कोई आदमी है जिसको कि वो सारी बातें कह रहा है। अब ये ऑडियो वायरल कराने का मकसद क्या है? अगर पप्पू यादव ने इस ऑडियो को वायरल करा दिया, तो क्या आज उन्होंने ये कहा है कि हम लॉरेंस बिश्नोई की कोई बात नहीं मानेंगे, तुमको जो करना है कर लो? एक बड़ी चुनौती आज उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के सामने खड़ी कर दी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो ऑडियो वायरल हुआ है और इस तरह की खबर आई है, सबसे पहले बिहार पुलिस को इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि हाँ, ये ऑडियो जो है ये कहाँ से आया है, लोकेशन क्या है, और इस ऑडियो में लॉरेंस का आदमी है या लॉरेंस के नाम पर कोई तीसरा आदमी। तो ये सवाल बिहार सरकार के पुलिस को, चूंकि बिहार सरकार, बिहार के एमपी हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने इसको खुद वायरल कराया है, और पप्पू यादव ने फिर कहा है कि वाई से जट सिक्योरिटी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे जान को खतरा है। उन्होंने डीजी पुलिस को, बिहार के डीजी पुलिस को फोन किया है। डीजी पुलिस ने डायरेक्ट किया है वहां के आईजी मिस्टर राठी को। तो मेरा ये कहना क्या है कि इस तरह की खबरें, ठीक है, लॉरेंस एक नाम उभर गया है, लॉरेंस ने अभी बाबर सिद्दीकी की हत्या की है, जबकि उनके पास सिक्योरिटी थी, जट सिक्योरिटी उनके पास भी थी, उनकी हत्या हुई है, और हत्या होने के बाद पप्पू यादव एकाएक उसमें इंटर करते हैं और कहते हैं कि लॉरेंस को, उन्होंने लॉरेंस के 2 टके का अपराधी बताते हुए कहा है कि सरकार अगर मुझे मदद करे तो 24 घंटे के अंदर इस नेटवर्क को मैं खत्म करूंगा। यहाँ बोल के पप्पू यादव फंस गए हैं, क्योंकि पप्पू यादव का जो जो अभी का जो फेस है वो एक डिफरेंट फेस है, और एक ट्रांसफॉर्म किया हुआ फेस है। और दूसरी तरफ इनका एक समय था वो पप्पू यादव अलग थे। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का ये इशू, हम इसको पुष्टि तो नहीं कर सकते कि वो ऑडियो लॉरेंस ने ही किया या उसके आदमी ने किया, कि कोई पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता है या कोई खुद कराया। ये सारी बातें देखने वाली है। अब इसमें सरकार को चाहिए कि इसमें इमीडिएट एक्शन ले। अगर किसी को कोई थ्रेट करता है तो नेचुरली वो आदमी का जिंदगी संकट में आता है, तो उसके लिए वो अपना दौड़ भाग करता है। मगर सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि इसको, देखिए पप्पू यादव जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं आज की तारीख बिहार में, और हर जगह पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव की दिली इच्छा है कि अब वो एक ऐसे परिवार का अल्टरनेटिव बने, जो वो बहुत दिनों से वो परिवार चल रहा है, ये भी उनके मन में इच्छा है। ये अलग का विषय है। मगर जहां तक लॉरेंस, आपने जो पढ़ा, हमने भी सुना वो ऑडियो, उस ऑडियो में बहुत तरह की बातें कही गई कि आप साफ दिल के आदमी, ये भी कहा गया है, ये भी कहा गया है उसमें कि आप दिल्ली में एक आश्रम चलाते हैं जिसमें लोगों को ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपका ये करते हैं, ये भी कहा गया है उसमें। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये जैमर वाला इशू एकदम तुरंत जांच का विषय है, तुरंत, क्योंकि ये मामला पब्लिक हो गया और ये जांच तो कराएगी वहां की सरकार, और केंद्र सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके इस मुद्दे को लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, सलमान खान को जिस तरह लॉरेंस का के साथ उनकी अदावत चल रही है, महाराष्ट्र के 3 बार के एमएलए और मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना चाहिए। मगर अभी आज का जो इशू है ये पप्पू यादव का, उन्हें वाई सुरक्षा मिला हुआ, वाई, अब वो जेट चाह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब मैं कहीं भी जाऊंगा बिहार में तो मुझे स्कॉट चाहिए। तो ये सारी बातें थोड़ी सोचने की दिखती है कि आखिर लॉरेंस का इंटरेस्ट पूर्णिया में और उनके घरों के ठिकानों पर और रेकी होना, ये उसको मैं काट नहीं सकता और पुष्ट भी नहीं कर सकता। मगर ये सवाल जहां तक है, ये सवाल सीरियस है, और इस सवाल में बहुत हल्के से सरकार को
नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैंने केंद्र सरकार को, माओवादियों से भी खतरा है उनको, नेपाल से भी के माओवादियों से खतरा है। 15 में उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा था कि हमें नेपाल के माओवादी जो है वो हमें धमकी दे रहे हैं, तो उन्हें वाई श्रेणी का सिक्योरिटी मिला था पप्पू यादव को। तो देखिए नीलू जी, इस तरह की खबरें हैं और खबरों को उजागर भी करना चाहिए, मगर ये कैसे कह दें कि वो बैठा हुआ व्यक्ति लॉरेंस का ही आदमी है और उसको आनंद फानंद में तुरंत बाहर कर देना, पब्लिक कर देना, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है। अनिल जी, अब आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? पप्पू यादव का ऑडियो वायरल होना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मेंबर है वो कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है, बाबा सिद्दीकी की का मर्डर होता है, उसके बाद सलमान खान को धमकी मिलती है और अब पप्पू यादव को खुली धमकी मिल रही है, बल्कि वो तो कहा जा रहा है कि भाई आप तो बात ही करने आपने मना कर दिया, और फिर उनका ऑडियो वायरल होना, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ये सारा डेवलपमेंट, और आपके नजरिए से क्या है? क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मेंबर क्या पप्पू यादव के पीछे पड़ गया है, या फिर वो पप्पू यादव से कुछ और कहना चाह रहा है? आपके हिसाब से क्या है, क्या चीज आपको लगती है? नहीं, देखिए, मैं आप एकदम अलग तरीके से देखता हूँ। मैं देखता हूँ ये स्टेटलेसनेस का मामला है। स्टेटलेसनेस का मामला है क्या कि जैसे राज्य एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। एक तो पप्पू यादव का ये बिश्नोई गैंग को चुनौती देना, ये कोई पॉलिटिकल एक्ट में नहीं मानता। ये काम उनको था क्या कि उनको डिमांड करना चाहिए था कि उसकी जांच कराओ, जज साहब वहां जेल में, वहां से गुजरात के जेल से कर रहा है, कैसे कर रहा है, हत्याएं क्यों हो रही हैं, ये एक पॉलिटिकल एक्शन था। उसको वो खुद सफाया कर दूंगा और ये सब जो आप खुद मतलब बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव, ये कोई बढ़िया डेवलपमेंट नहीं है और ये पॉलिटिकल एक्ट नहीं है पप्पू यादव की तरह से। पप्पू यादव, सही कहा दीपक जी ने, वो गलत रास्ते पर गए, वो उनका काम नहीं था। स्टेट की सैंक्टिटी को ऑलवेज बनाए रखना, और वो यही इज लॉ मेकर, वो संसद के सदस्य हैं, इतने साल कई बार संसद के सदस्य रह चुके हैं। ये शख्स, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। ये जो पप्पू यादव वर्सेस बिश्नोई है, ये नहीं कराना चाहिए था। एक तो ये लेकिन उन्होंने क्यों कराया? इसीलिए कराया कि स्टेटलेसनेस का सिचुएशन है पूरे देश में, एनार्की है। आपका केंद्रीय मंत्री सीधे सीधे मुसलमानों को बोल रहा है कि एक थप्पड़ मारे तो उसको 100 थप्पड़ मारो, मुसलमान का नाम ले रहा है, उनको घुसपैठिया कह रहा है, क्या 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 नहीं कह रहा है। उसके बाद आपका ए स्टेट का एक का मुख्यमंत्री वो बोल रहा है, वो वायरल अभी देख रहा था मैं, वो बोल रहा है कि हमने रोड पर से नमाज ये बंद कर दिया, अब तुमको लाउड स्पीकर नजर नहीं आएगा। ये मतलब एक भी यूपी में मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये मुसलमान का नाम लेकर के मुसलमान वर्ड का इस्तेमाल करता है, दोनों केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये एक स्टेटलेसनेस है जिसकी ओर बीजेपी सरकार ने हम लोगों को बढ़ा दिया है। और यही स्टेटलेसनेस था कि अतीक अहमद का नाम लिया। अतीक अहमद, अब क्या कहेंगे आप, ये बाहर क्या सुरक्षा देंगे? जिसको सुरक्षा में लिया जुडिशियल कस्टडी में, वो भी एमपी, फॉर्मर एमपी, एमएलए सब रह चुका है और बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पुलिस की कस्टडी में उसको गोली से उड़ा दिया। अभी हम लोग को पता भी नहीं कि उसके जो हत्यारे हैं उनका कौन था, क्या कौन उसके पीछे साजिश था, कोई चर्चा भी नहीं करता। ऐसे रोज मीडिया लगा हुआ था कि अतीक अहमद के घर में क्या मिल रहा है। तो ये जो स्टेटलेसनेस है, यही इसी का नमूना है ये। अब इसमें वो बोल रहे हैं क्या कि सही कहा राय साहब ने कि इसको कौन तस्दीक करेगा। जेल से अपराध संचालित करने की घटनाएं पहले से चालू हैं। इस सरकार ने हमको वादा किया था कि भ्रष्टाचार और जो कानून का राज है उसको स्थापित करेंगे। ये कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और जो हर एक लेवल पे भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये उसी का नमूना है कि भ्रष्टाचार की हालत ऐसी है कि वो जैमर में कह रहा है, मालूम नहीं। अच्छा, इससे ये भी
साबित होता है कि स्टेट की कितनी ताकत रह गई है। वो पप्पू यादव बिश्नोई को एड्रेस कर रहे हैं, अब बिश्नोई इनको एड्रेस कर रहा है, इसमें सरकार कहीं पिक्चर में ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सरकार एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एक अपराधी जो जेल में बैठा हुआ उसके तरफ से धमकियां मिल रही है, उड़ा दिया, बाकायदा उसने ओन किया ना, उसने उड़ा दिया एक फॉर्मर मिनिस्टर को, वो भी कैसे जगह पे। मैं वो जो बांद्रा है ना, वही बांद्रा में ही मैं रहता था जब मैं बॉम्बे में जनसत्ता में था, तो मैं बॉम्बे बांद्रा में, तो वो समझिए क्या कि अब तो वहां बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बन गया है, उस समय बना भी नहीं था। वो एकदम प्राइम लोकेशन है जहां उसको मार डाला है, उसी इलाके में मैं रहता था। वो जो खेरवाड़ी जहाँ ऑफिस के सामने का है, वही इलाके में रहता था मैं। और वो इलाका इतना महत्वपूर्ण इलाके, वहां गोली से उड़ा दिया है। और उसके बाद ये भी, और मीडिया का देखिए, मीडिया हर एक छोटे केस में बताता है कि यहाँ से गोली चली, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ था, वहां था, कुछ नहीं, पता ही नहीं किसी को चला कि एग्जैक्टली किस तरह से गोली चली और कैसे मारा गया। पकड़ के किसी को ले आया और तुरंत उसको पकड़ कैसे लिया, उसके पास कारतूस कैसे, कुछ नहीं। तो इस मामले में निश्चित तौर पर सरकार का जो ये है मतलब रवैया है वो संदिग्ध है। मतलब कि उसका क्या, वो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहती है पता नहीं है। और वो निश्चित तौर पर महफूज होकर के गुजरात से चल रहा है। जब इतने आरोप लग रहे हैं, वो सलमान खान को धमकी दे रहा है। सलमान खान की हैसियत ये है कि बॉलीवुड में करोड़ों का, मतलब सैकड़ों करोड़ का वो ये जो है उसके नाम पर जो है फिल्में बनती हैं, बिगड़ पिटती हैं। उस मतलब बॉलीवुड का सबसे अभी इम्पोर्टेंट स्टार है, 2-3 स्टार में से, उसको मारने की धमकी लगातार दे रहा है, उसके यहाँ रेकी भी किया, गोली भी। तो ये तो फेलियर है स्टेट का। और मेरा मानना है कि पप्पू यादव को स्टेट से ये बात करनी चाहिए। वो बता रहा है, बताइए कि कितना है, वो बता रहा है कि आपका फरमानपुर से लेकर के गुरदासपुर कहाँ का नाम ले रहा है, सबके मकान के बारे में बता रहा है, और बता उसके सारे डिटेल्स बता रहा है, उनकी दिनचर्या के बारे में बता रहा है। ये पूरा मतलब उनका जो पूरा प्रोफाइल है वो प्रोफाइलिंग कर ली है उसने, और उनके बारे में सब कुछ उसको मालूम है, इनका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं। अब ये बताइए कि उसका नेटवर्क तो मतलब अगर वो सच है अगर, तो इसका मतलब वो आदमी तो यहाँ के इंटेलिजेंस नेटवर्क से ज्यादा है। जितनी जानकारी इंटेलिजेंस को भी उतनी नहीं रहती है कि आपका कौन पुराना मकान कहाँ है, वो भी जानकारी उसके पास है। तो और वो भी सांसद की। तो ये एक स्टेटलेसनेस का मामला है और बहुत ही चिंताजनक ये है कि ये तो जब पप्पू यादव जैसा सीनियर एमपी को धमकी दे रहा है, एक सीनियर मिनिस्टर को ऑलरेडी मार चुका है, और उसके बाद इतने कनाडा गवर्नमेंट जिसके बारे में बता रही है कि आप उससे मिले हुए हैं, ये कितना बहुत ही सीरियस इशू है उसके बारे में वो जो है वो हम लोग इसको कैसे पॉलिटिकली हैंडल करें। और सबसे है क्या कि कहीं से आ नहीं रहा है पॉलिटिकल रिस्पॉन्स आना चाहिए था कि भाई स्टेट ऐसा कोलैप्स कैसे कर गया, ये बात सब लोगों को उठानी चाहिए। और विपक्ष को भी उठाना चाहिए, उठाया बिश्नोई के मामले, ये सिद्दीकी की, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये सवाल उठा है, लेकिन जिस मजबूती से उठना चाहिए उस मजबूती से नहीं उठा है। और दूसरा है कि उसका बेटा अब चुनाव लड़ रहा है उसी सरकार से जिस सरकार के नेतृत्व में, मतलब जिसके मतलब कार्यकाल में या जिसके शासन में उसकी पिता की हत्या हुई है, वो उसी गठबंधन से उम्मीदवार बन रहे हैं। तो भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है और जो चिंताजनक हालत में है इंडियन स्टेट, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। ये इशू को हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग किसी सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं क्या। ये सब सिविल वॉर का लक्षण है कि एक गैंग दूसरे गैंग के बारे में बोल रहा है, एक पॉलिटिशियन दूसरे से, उस स्टेट का नाम ही नहीं ले रहा है कोई, मतलब स्टेट कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा और स्टेट को भी वो चुनौती दे रहा है। ये सब करके और कह करके अच्छा उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया। वो जो बाबा सिद्दीकी का जो हत्यारा है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कैसे भाई? वो बता रहा है क्या कि वो तो बहुत ही बुरा आदमी था। तो वो बुरा आदमी था तो उसको
जेल में ले जाने या पकड़ने का हक उसको था क्या? मतलब ये वैसा ही हुआ कि इसमें भी कह रहा है पप्पू यादव को कि हमने आपको आपने आपको इम्पोर्टेंट हाँ? पॉइंट रेज किया, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया स्टेटलेसनेस का, कि भाई कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप बाबा सिद्दीकी को देखें तो महाराष्ट्र का चुनाव उससे प्रभावित होता है, पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो उससे बिहार का चुनाव प्रभावित होता है। तो मैं अंत में आपसे दीपक जी यही पूछूंगी कि क्या पप्पू यादव का पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं? क्या एक कवायद है कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है? अब उन्होंने एक तरीके से चुनौती दे दिया है ये कहते हुए कि भाई लो हम आपका ऑडियो वायरल कर देंगे। अब इसका रेपरकशन क्या होगा, इसका असर क्या आप देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इससे पप्पू यादव के पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की कोई बात नहीं दिखती, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम इस लफड़े में पड़ेंगे, और भी बहुत सारे एमपी हैं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं 24 घंटे में सफाया कर दूंगा। ये जो लॉ तोड़ने की बात हुई, ठीक है, पप्पू यादव इन दिनों पॉपुलर होते जा रहे हैं, ये बात भी सही है। और पप्पू यादव ने मैंने कहा था कि 90 के दशक के वो पप्पू यादव नहीं है। 90 के दशक में जो पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच फायरिंग होती थी और वर्चस्व की लड़ाई होती थी और पप्पू यादव का एक अलग नाम था, वो पप्पू यादव ये नहीं है। ये पप्पू यादव कंप्लीटली दूसरे हो गए हैं और अलग तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं। जहाँ कि पप्पू यादव का कभी कभी दिल में जैसे कुछ आता होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में सफाया कर दूंगा। तो पप्पू यादव का बैकग्राउंड अब कोई देखता नहीं है, देखना भी नहीं चाहिए। उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, गरीबों की मदद की है, बहुत काम किया है उन्होंने। और जहां बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कहीं कुछ हो, वो चले जाना। पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट का दिल में बहुत जबरदस्त चल रहा है पप्पू यादव के, ताकि वो बिहार में एक बड़ी शख्सियत बन जाए। और एक एरा है जो लालू यादव का एरा है, और जिस जात से पप्पू यादव आते हैं वो या जात में चाहते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस हो जाए। और ये पिछले चुनाव में थोड़ा दिखा भी था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट, और जिस तरह से तेजस्वी यादव का उन पर हमला था, मगर बावजूद वो उनके और शहाबुद्दीन के थोड़े दूर हो जाने से आरजेडी का थोड़ी परेशानी हुई थी। तो देखिए, इस इशू को मैं देखता हूँ, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमें बिना जांच किए, हम जांच क्या कहती है बिहार सरकार को तुरंत कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इमीडिएट। और केंद्र सरकार से इस पर बात करनी चाहिए कि ये क्या मामला है, और तुरंत इस पर ये बताना चाहिए कि हाँ, ये वीडियो सही था या वायरल किया गया था या आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है दीपक जी। नहीं थे, शूटिंग में थे, नहीं मुलाकात हुई। हाँ, नहीं ठीक है, अब देखना होगा कि इस पर जांच करती है नहीं करती है बिहार की पुलिस। लेकिन अच्छा खासा बखेड़ा यहाँ पर शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जैमर को रोका गया है, तो जैसा कि वीएन राय साहब कह रहे थे कि भाई जैमर को डिटेक्ट करना कि कितनी देर तक वो रुका है, वो बहुत आसान काम है, टेक्निकल इशू है। कितनी देर तक रुका ये भी छानबीन हो सकती है कि भाई इसको रोकने के लिए क्या कोई पेमेंट गया है, पेमेंट किसको गया है, केंद्र सरकार को गया है या गुजरात पुलिस को गया है या साबरमती जेल प्रशासन को गया है। ये सारी चीजें पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, और वो भी एक ऐसी सरकार में जो कि पेगासस लगाकर हर चीज जानने की कोशिश करती है, तो ये तो बहुत आसान सी बात है। लेकिन क्या इसको लेकर जांच होगी, और इन सारी चीजों का क्या अब जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, ये एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि पूरी चीजों को तितर बितर कर दिया एक तरीके से बाबा सिद्दीकी, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की मौत का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उनके मर्डर की कोई जांच कैसे होगी, क्या होगा। अब दूसरा बिहार की जो पॉलिटिकल सीन है उसमें आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव को धमकी मिलने लगी है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई देश की चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी कर रहा है अस्थिरता पैदा करने के लिए? एक बड़े सवाल के साथ आपको यहाँ पर छोड़ती हूँ और कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक कोजगवे जी, अनिल सिन्हा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक
आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।